हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है जेई एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं यार कि इस सीरीज में हम पूरी फिजिक्स की थ्योरी कर रहे हैं फ्रॉम जीरो टू एडवांस लेवल। और साथ ही साथ हम एरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि तुम्हारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एडवांस लेवल तक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करेंगे अपने होमवर्क क्वेश्चन के साथ। तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे ख्याल से तुमसे हो ही गया होगा, कल जितना पढ़ाया था उसके बाद। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे बोल रहा है, बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड swings in a vertical plane so that its acceleration values in the extreme and the lowest position are equal। ठीक है भाई। तो वही सिंपल पेंडुलम है। ये कह रहा है कि इस टाइप का बेसिकली कुछ अपना सिंपल पेंडुलम होगा। ये मैंने बना दिया वर्टिकल। तो ये होगी इसकी, जो ये कह रहा है कौन सी पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन। ठीक है। और एक्सट्रीम पोजीशन सपोज कुछ एंगल थीटा पर होगी, है ना। ये सपोज कुछ एंगल थीटा पर ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये कह रहा है कि इन बोथ द केसेस एक्सेलरेशन वैल्यूज आर इक्वल, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, दोनों केसेस में। तो कल हम ये देख ही चुके हैं भाई कि जब ये यहाँ पर होता है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पर इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होता है जीरो। ये हम कल देख चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी। और वो क्यों होता है वो दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। और इसका रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना। तो वो कितना है उसकी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन। और बेसिकली इसकी वैल्यू होगी वी नॉट स्क्वायर बाई आर। और वी नॉट क्या है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, जो कि इस डायरेक्शन में इसके बाद एक वेलोसिटी होगी वी नॉट। तो वो वी नॉट स्क्वायर बाई आर तुम्हारा ए आर हो गया। क्योंकि नेट तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, तो एक्सेलरेशन हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर केवल रेडियल एक्सेलरेशन है और ये हो गया इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, ठीक है भाई। और जब ये इस पॉइंट पर है यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इसके बाद रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो कितना होता है ये हम कल एफबीडी बना के देख चुके हैं। वैसे वो जी साइन थीटा होता है, ठीक है। कैसे होता है तुम जानते ही होगे कि यहाँ पर अगर तुम एफबीडी बनाओगे तो ये इसका हो गया एम जी, और ये हो गया टेंशन, ठीक है। तो अगर तुम रेडियल डायरेक्शन और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो एम जी के दो दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक आएगा ये और एक आएगा ये, है ना। तो रेडियल वाले से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि रेडियली तो फोर्स जीरो हो जाएगी यहाँ पर। तो ये जो ये है ये हो जाएगा, ये एंगल तुम्हारा बेसिकली 90 माइनस थीटा है, और ये एंगल तुम्हारा थीटा है। हाँ, तो ये एंगल तुम्हारा थीटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हारा एम जी साइन थीटा हो गया, और ये तुम्हारा एम जी कॉस थीटा हो गया। तुम यहाँ से देख सकते हो कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है वो केवल एम जी साइन थीटा है, उसको एम से डिवाइड करोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा तुम्हारा हो जाएगा। तो अब ये कह क्या रहा है कि ये दोनों एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी कि सिंपली हम लिख सकते हैं कि जी साइन थीटा तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर बाई आर के बराबर है, ठीक है भाई। अब ये वी नॉट और आर कैसे निकालेंगे, तो वी नॉट स्क्वायर और आर ये वही हम जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल करके जैसे हमने कल किया था। तो हम कह सकते हैं ना हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू एम जी। और सपोज ये हाइट डिफरेंस जो है, ठीक है, एक मिनट जरा मैं किसी और कलर से दिखा देता हूँ। तो अगर ये सॉरी इनिशियल पोजीशन ये है, तो ये हो गया, ये हाइट मैं बोल रहा हूँ एच, है ना। तो एम जी एच ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। एम एम कट कर दोगे तो वी नॉट स्क्वायर तुम्हारा आ जाएगा टू जी एच, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू जी एच बाय आर, ठीक है, ओके। और ये आर बेसिकली क्या है, बेसिकली इस पेंडुलम की लेंथ है। सपोज वो एल थी टोटल लेंथ, है ना, इस पेंडुलम की टोटल लेंथ। तो इसको मैं आर की जगह एल लिख देता हूँ सिंपली, ठीक है। एल क्या होगा भाई, अब ये एच हम लोग को निकालना है, ऐसा हमने कल सेम किया हुआ है क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर ये पूरा का पूरा एल है और ये वाला जो है तुम्हारा पोर्शन, ये क्योंकि ये भी एल था, तो ये एल कॉस थीटा नहीं हो जाएगा। और अगर ये एल कॉस थीटा हो गया तो जो तुम्हारा एच है, ये एच है ना, ये एल माइनस एल कॉस थीटा कर दोगे तो तुम्हें एच मिल जाएगा। तो एच को मैं एल माइनस एल कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ टू जी एल माइनस एल कॉस थीटा अपॉन एल। एल कॉमन ले लो तो टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा अपॉन एल। तो एल से एल कट कर दिया, और इधर तुम्हारा जी साइन थीटा था, तो इधर जी से जी कट कर दिया, तो यहाँ से अब अपने को मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू टू इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये इतना सिंपल हो गया। अब इसमें केवल ट्रिग्नोमेट्री बचती है, फिजिक्स यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो साइन स्क्वायर को मैं वन माइनस कॉस स्क्वायर करके उस तरीके से कर लूंगा। बाकी तुम वो थीटा बाई टू में भी जा सकते हो, बट उसमें फिर तुम्हें और दिक्कत आएगी। थीटा से थीटा बाई टू में जाना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो कर सकते हो कि साइन थीटा को टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा को टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दो, फिर साइन थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू कट कर दो। वो एक अप्रोच हो सकती है, बट उससे तुम्हारा थीटा बाई टू आएगा, फिर
वो पता नहीं कैसी वैल्यू आएगी, तो वो भी एक अप्रोच है। बट मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया अभी तुम्हें 2 स्टेप में समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को मैं इधर नीचे ले आ रहा हूँ डिनोमिनेटर में, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को यहाँ ले आया इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लॉजिक से लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक, अपॉन 1 ऐसे लिख दो। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ से एक स्क्वायर ये हटा दिया, और बस यहाँ पर क्योंकि ये नॉन जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। तो वो वैसे भी नहीं होगा, कॉस थीटा सॉरी कॉस थीटा 1 तुम्हारा होता है 0 पर, तो थीटा 0 डिग्री तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से आ जाओ, अब आएगा अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 1। अब हम यहाँ करते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, दोनों साइड। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हम ऊपर लिखे, सॉरी ऐसा करते हैं न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। क्यों कर रहे हो देखो, तो ऊपर आएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है भाई, तो यहाँ से लिखोगे तो ये बनेगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस माइनस 1 प्लस कॉस, यानी कि 2 कॉस थीटा न्यूमरेटर में बचेगा तुम्हारे पास, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस प्लस 1 माइनस कॉस, यानी कि कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, 4 प्लस 1 5, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 3/5। अब ये तो तुम्हें पता ही होगा कि कॉस थीटा 3/5 किस वैल्यू के लिए होता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 53 डिग्री। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ खास नहीं था। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोनिकल पेंडुलम। कल हमने बात करी थी सिंपल पेंडुलम की, और सिंपल पेंडुलम के ऑलमोस्ट सारे केसेस हमने कंप्लीट कर लिए, ऐसे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते इसमें, तो मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं कोनिकल पेंडुलम की। तो अब ये कोनिकल पेंडुलम क्या चीज है, तो इसको समझते हैं। तो सिंपल उसी टाइप का अरेंजमेंट। ठीक है, ये तुम्हारे पास एक सीलिंग हो गई, है ना, ये एल लेंथ की स्ट्रिंग हो गई, और इस पर एक बॉब अटैच हो गया। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, फिर हम इससे इसको कुछ थीटा एंगल पे ले जाते थे इस तरीके से, मतलब एक एक्सट्रीम एंगल तक जो हमने बात करी थी। अब जरा मैं वर्टिकल ऐसे डॉटेड से बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ थीटा एंगल तक हम इस पूरे सिस्टम को लेके जाते थे, और उसके बाद रिलीज कर देते थे। और जब हम इसको ऐसे रिलीज करते थे तो ये इसी प्लेन में, सपोज ये जो हमारा तुम्हारी स्क्रीन का जो फ्रेम हो गया, सॉरी स्क्रीन का जो प्लेन हो गया उसको मैंने बोल दिया XY प्लेन, तो ये इसी प्लेन में ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहता था। ठीक है, बट अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसको पहले इस पोजीशन से ऐसे एक लेकर के तो आए, बट इसको एक वेलोसिटी दी, चाहे अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, यानी कि इसको एक वेलोसिटी दी, इसको एक V0 वेलोसिटी दी। अब वो अंदर इनवर्ट हो सकती है या आउटवर्ड हो सकती है, अभी मैंने इन्वर्ट मान ली, चलो, है ना। तो सपोज हमने इसको एक इन्वर्ट वेलोसिटी दी, बेसिकली कैसे दी, अब अगर तुम इसका एफबीडी देखोगे तो इस पर एक ये टेंशन लग रही थी, है ना, वेट लग रहा था, है ना। तो ये जो V0 है ना, जो हमने इसको वेलोसिटी दी है, ये परपेंडिकुलर है टेंशन से भी और mg से भी, दोनों से परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इनवर्ट या तो आउटवर्ड। तो ऐसे में होगा क्या कि ये पार्टिकल जो है ये इस तरीके से एक सर्कल, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा सर्कल बन जा भाई मेरे, एक मिनट रुक जाओ भाई, सर्कल बना लेते हैं, चलो ऐसे ही बना लेता हूँ मैं, फ्री है। ठीक है, तो इस तरीके से एक सर्कुलर मोशन करेगा। सपोज अगर ये तुम्हारा स्क्रीन का फ्रेम था इस तरीके से, तो ऐसे तुम लेके गए उसका, इसको इस तरीके से ये कोन टाइप का बनाएगा और इस तरीके से सर्कुलर मोशन करेगा, तो इसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। समझ में आया। ये था। अभी तक हम क्या कर रहे थे सिंपल पेंडुलम में, सपोज इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसको हम कुछ थीटा एंगल पे ले जाते थे और फिर छोड़ देते थे, फिर उसके बाद क्या होता था, ये इस तरीके से इसी प्लेन में ऑसिलेट करता था। ठीक है, बट अब हम क्या करेंगे, इसको एक थीटा एंगल पर ले गए, और अब हमने इसको एक V0 वेलोसिटी, चाहे इनवर्ड चाहे आउटवर्ड, ठीक है, सपोज इनवर्ड दे दी, तो इस तरीके से ये एक कोन जैसा शेप बनाएगा। अगर इस पूरे को देखोगे तो बेसिकली इसका ये जो टिप वाला पार्ट है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये पूरे इस तरीके का कोन बना रहा है। अब इस सर्कुलर मोशन की एक खास बात है कि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा।
है ना। जैसे इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जो है वो वी नॉट ही होगी, मतलब डायरेक्शन वेलोसिटी डिफरेंट है क्योंकि सर्कुलर मोशन है, बट स्पीड हर जगह पर सेम ही रहेगी। तो मतलब ये इस तरीके से हर पॉइंट पे तुम देख सकते हो वी नॉट स्पीड ही रहेगी और ये इस तरीके से पूरे में घूमता रहेगा। ठीक। अब इसकी कुछ कैलकुलेशन है, इसका तुम्हें टाइम पीरियड पूछ सकता है क्योंकि ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। ये घूम करके आएगा पूरा, फिर अगला रोटेशन चालू करेगा, फिर अगला सॉरी अगला रिवोल्यूशन चालू करेगा, फिर अगला रिवोल्यूशन चालू करेगा, ऐसे करते घूमता रहेगा ये। ठीक है। तो अब देखते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा, पहली चीज तुम्हें ध्यान इसमें ये रखनी है कि जो तुम्हारा ये वेलोसिटी है ये परपेंडिकुलर है टेंशन से भी और वेट से भी। ठीक है। उसके बाद हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है, ये जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया तुम्हें, सॉरी हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली चेंज होगी, सर्कुलर मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एक तरीके का, और हर पॉइंट पर स्पीड सेम। ठीक है। अब इसमें एक चीज पूछता है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा तुम लोग खुद सोचो। टाइम पीरियड होगा कि कितने टाइम में इसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है। अगर मैं इस रेडियस को, इस सर्कल के रेडियस को सपोज, इसको चलो डार्क ही कर देता हूँ ऐसे, इसको मैं बोल देता हूँ आर। तो क्या टाइम पीरियड तुम्हारा टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा वो सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई आर बाई वी नॉट नहीं हो जाएगा। मेरे ख्याल से चीज क्लियर हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड किया तो तुम्हें टाइम मिल गया। तो एक रेवोल्यूशन का टाइम तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है। अब आर को क्या मैं एल के टर्म्स में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एल तो अपने को मालूम था। तो आर क्या एल साइन थीटा नहीं होगा, खुद देखो। एल का एक कंपोनेंट ये हुआ एल कॉस थीटा और ये हुआ एल साइन थीटा। तो आर को मैं सीधे सीधे एल साइन थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2 पाई एल साइन थीटा अपॉन वी नॉट। ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड आया नहीं है क्योंकि वी नॉट भी अपने को मालूम नहीं है। टू ये एल तो अपने को मालूम है, थीटा मालूम है, और वी नॉट अपने को मालूम नहीं है। तो वी नॉट निकालने के लिए क्या करें। तो एफबीडी देखते हैं इसका भाई एक बार, है ना। तो हमने इसमें फोर्सेस दिखाई थी, ये देखो येलो कलर से फोर्सेस दिखा रखी है, ये एक टेंशन और एक ये वेट। अब एक काम करते हैं ना, टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे और एक आएगा ऐसे। तो अभी हमने पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। तो कर लेते हैं यार, इस टेंशन के कंपोनेंट लेते हैं। ये एक कंपोनेंट आएगा, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये समझ में आ रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये और ये क्या कहते हैं तुम्हारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास हो जाएगा टी साइन थीटा। तो अब इस एफबीडी से हम दो चीजें लिख सकते हैं। अगर वाई डायरेक्शन में तुम फोर्स देखो, मतलब इस वर्टिकल डायरेक्शन में तुम अगर फोर्स देखो, तुम कह सकते हो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। और जो टी साइन थीटा है वो इस सर्कुलर मोशन के लिए, ये जो ब्लू कलर से मैंने मोशन दिखाया हुआ पूरा सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वही प्रोवाइड कर रहा है। तो टी साइन थीटा को लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसको मैं लिख देता हूँ, वी तुम्हारा वी नॉट है तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। अब एक काम करते हैं, ठीक है, ये आ गया अपने पास। ठीक है। और आर क्या है तुम्हारा, एक मिनट और सही लिखा। तो ये आ गया तुम्हारा टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर। यहाँ से टेंशन को एलिमिनेट करते हैं यार, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते हैं। तो tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा, m से m कैंसिल आउट, वी नॉट स्क्वायर बाय r अपॉन g। वैसे m और m था तो ये मैंने कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। तो वी नॉट स्क्वायर बाय आर जी, ये आ जाएगी तुम्हारी tan ऑफ थीटा की वैल्यू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर बाई आर को मैंने लिख दिया एल साइन थीटा इंटू जी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एल जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। तो यहाँ से मैं वी नॉट लिख सकता हूँ रूट ओवर जी एल बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हो गई वी नॉट की वैल्यू। तो ये तो हमने निकाल ली एल और थीटा के टर्म में, क्योंकि एल और थीटा अपने को मालूम था। तो ये एक चीज हो गई। अब अपने को चाहिए था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था तुम्हारा, एक मिनट, क्या हो गया, टाइम पीरियड था तुम्हारा 2 पाई आर, यानी कि एल साइन थीटा बाई वी नॉट। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं और लिख सकते हैं 2 पाई
एल साइन थीटा अपॉन वी नॉट की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा रूट ओवर जी एल बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा कट जाएगा और यहाँ से बचेगा तुम्हारा तुम्हारे पास 2 पाई एल अपॉन रूट ओवर जी एल रूट कॉस थीटा। इस तरीके से अब हम इसको ले सकते हैं 2 पाई, ये नीचे रूट एल है और ऊपर एल है तो ऊपर रूट एल बचेगा, एक एक कट जाएगा तो ये आएगा 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई एच। ये आएगा टाइम पीरियड और ये तुम डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड और ये कैसे निकाला है ये पूरा प्रोसीजर तुम ऊपर से देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्सेस वगैरह लिखी और उसके बाद फिर इस तरीके से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो मैं वहाँ ओमेगा वाला वो कर रहा था वो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, तो वो एक इजी अप्रोच हो जाएगी इसको कंप्लीट मतलब इसका टाइम पीरियड निकालने की। तो ये एक तरीका तो है ही है। ठीक है, तो वी नॉट जो है बेसिकली इसको मैं बोल सकता हूँ आर ओमेगा, है ना, या फिर मैं एल साइन थीटा ओमेगा भी बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि आर तुम्हारा एल साइन थीटा था। तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है इस सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, जैसे वी नॉट थी तो वैसे ओमेगा हो गई। तो अब यहाँ से हम लिखते हैं tan थीटा हमने लिखा था वी नॉट स्क्वायर बाई आर जी। तो वी नॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ओमेगा स्क्वायर बाई आर को लिख सकता हूँ एल साइन थीटा इंटू जी। ठीक है, तो एल से एल ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर से ये गया, यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास एल साइन थीटा, ये tan थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर वही। ठीक है, ये बचेगा, साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से जी बाय एल कॉस थीटा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी रूट ओवर जी बाय एल कॉस थीटा और यहाँ से सिंपली तुम टाइम पीरियड को लिख सकते हो और ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, बाय द वे, तो यहाँ से ये कैसे है ये मैं हम एस एच एम में डिस्कस करेंगे। तो टाइम पीरियड तुम्हारा सिंपली हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, यानी कि 2 पाई अपॉन, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ, जी अपॉन एल कॉस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाय जी। वही टाइम पीरियड ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैसे किया ये मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा जब हम एसएचएम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम सर्कुलर मोशन और एसएचएम को कंपेयर करते हैं। एसएचएम में ही हम सारी टाइम पीरियड वगैरह की बात करते हैं, तो इसीलिए मैं ये मेथड पहले नहीं बता रहा था, बट अभी बता दिया है। नहीं समझ में आया तो इसको तुम अभी छोड़ सकते हो, बाद में समझ लाना। बाकी ये तो है ही है स्टैंडर्ड मेथड जिससे हमने पहले ये डिराइव किया था। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया टाइम पीरियड। तो बेसिकली ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है, मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम है तुम्हारा 2 पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है। तो हम पहले बोलते हैं जैसे मान लो कि थीटा जीरो है अगर, तो क्या होगा। तो थीटा जीरो है तो पहले तुम विजुलाइज करो कि होगा क्या, है ना। हम बेसिकली कर क्या रहे थे कि इसको ऐसे थीटा एंगल तक ले जा रहे थे और फिर इसको अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे थे जिसकी वजह से इस तरीके का ये सर्कुलर मोशन कर रहा था। अब हमने कह दिया थीटा जीरो है। ठीक है, यानी कि अब हम इसको ऐसे नहीं ले जा रहे, हम ऐसे ही रख रहे हैं और अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे हैं। तो अंदर दोगे तो ऐसे और बाहर दे दोगे तो ऐसे, तो बेसिकली ऐसे ऐसे। और अगर मैं इसी प्लेन को ऐसे घुमा दूं मतलब बेसिकली ये, तो ये एक सिंपल पेंडुलम ही हो जाएगा। बेसिकली सिंपल पेंडुलम में क्या कर रहे थे, थीटा ले जाकर के ऐसे ऐसे छोड़ रहे थे, अब हम अंदर की तरफ ले जाकर के ऐसे मतलब ये एक ही प्लेन में मूव कर रहा है। तो थीटा अगर जीरो हो गया तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, जो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम वैसे भी देख सकते हो, मैंने तुम्हें विजुलाइज करा दिया। बाकी फॉर्मूले से अगर तुम देखोगे तो थीटा अगर तुम्हारा जीरो हो गया तो कॉस जीरो कितना होता है तुम्हारा, 1 होता है। तो टाइम पीरियड सिंपली हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, ऊपर वाले फॉर्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा। तो क्या ये कोनिकल पेंडुलम बचा, नहीं, ये हो गया तुम्हारा सिंपल पेंडुलम। समझ में आया, मैंने विजुलाइज तुम्हें करा दिया कि कैसे हुआ। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देखना वाला पार्ट फिर से बता देता हूँ कि थीटा ले जा करके अंदर या बाहर वेलोसिटी दे देते थे कोनिकल पेंडुलम के लिए और सिंपल पेंडुलम के लिए थीटा ले जा करके छोड़ देते थे। अब हमने क्या किया, सपोज ये एक्स वाई प्लेन था जिसमें ये हम इसको ले जा रहे थे थीटा और फिर जेड एक्सेस जेड के अलोंग हम अंदर या बाहर वेलोसिटी प्लस जेड या माइनस जेड में वेलोसिटी दे रहे थे। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसे रखा है
और हम इसको लेके नहीं गए क्योंकि थीटा 0 है, तो एक्स एक्स वाई में हमने इसको रोटेट नहीं करा। अब हम सीधा अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे हैं, तो जेड में अंदर या बाहर वेलोसिटी दे रहे हैं। ये जो ये वाला प्लेन है ना, ये वाला, इस प्लेन में अब ये सिंपल पेंडुलम की तरह चलेगा और उसका टाइम पीरियड वही 2 पाई L/g हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक केस और, फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्रीज में क्या होगा कि बेसिकली ये है सीलिंग, यहाँ से हम इसको इस तरीके से लेके गए, थोड़ा सा ये सटा हुआ ही होगा पर मैं ऐसे बना रहा हूँ, और ये हमने बेसिकली वर्टिकल से ये पूरा तुम्हारा परपेंडिकुलर है, इस तरीके से हमने इसको ले जा करके अब हम रिलीज करेंगे। सिंपल पेंडुलम में क्या होता था कि हम ऐसे 90 तक लेके गए तो ये इधर से घूम के फिर 90 तक, फिर 90 तक, इस तरीके से करता था। बट अब हमको इसको अंदर या बाहर वेलोसिटी देना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। इसका एफबीटी बना के देखो एक बार। ये हो गया तुम्हारा वेट, और ये हो गया तुम्हारा टेंशन, है ना। तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ दिख रहा है तुम्हें? नहीं। तो इस पोजीशन में क्या ये मेंटेन कर पाएगा अपनी पोजीशन? जैसे ऊपर वाले में तो टी कॉस थीटा जो आता था, टी का कंपोनेंट आता था एमजी को बैलेंस करने के लिए, तो वो सर्कुलर मोशन मेंटेन कर पाता था। बट अब क्या ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा? क्योंकि ठीक है सेंट्रीपिटल तुम बोल दोगे कि टी प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, बट वेट को बैलेंस करने के लिए तो कोई बचे ही नहीं ना। तो जो है जैसे तुम छोड़ोगे ये नीचे आने की टेंडेंसी इसकी बनेगी ऐसे। तो ये 90 डिग्रीज पर तो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और तुम वैसे भी देख सकते हो, फॉर्मूले में देख लो यार, टी इक्वल टू क्या आया था हमारा, 2 पाई रूट ओवर L/g कॉस थीटा। तो कॉस 90 तुम्हारा कितना होता है? 0 होता है। तो क्या ये नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा फॉर दिस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? 90 डिग्री के लिए ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मैथ्स ने भी कह दिया कि भाई ये गलत है, नहीं हो सकता। और वैसे दिख ही रहा है तुम्हें कि क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर तुम सिंपली लिख सकते हो कि नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल इन दिस केस, इज पॉसिबल इन दिस केस। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से एक चीज तुम एक पॉइंट नोट कर लो कि फॉर कोनिकल पेंडुलम थीटा कैन नॉट बी, और थीटा ये कौन सा एंगल है तुम समझ रहे होगे, मेरे ख्याल से मैंने बता दिया है। 0 डिग्रीज, मतलब 0 भी नहीं हो सकता, और 90 डिग्रीज, ये दोनों नहीं हो सकता है। और रीजन मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, 0 डिग्री से अगर करोगे तो ये सिंपल पेंडुलम हो जाएगा, जो हम पूरा डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो 0 डिग्रीज पर ये नहीं हो सकता, और 90 डिग्रीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख सकते हो सर्कुलर मोशन नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक सारा क्लियर हो गया होगा। तो इसकी थ्योरी में इतना ही है। अब इसके हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो उसके बाद तुम्हारा टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। तो यार इरोडोव में इस पे ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, तो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन अपने पास जो मेरे पास थे वो मैं लेकर के आया हूँ, तो उनको करते हैं। इरोडोव में मुझे तो इस पे क्वेश्चन नहीं मिला, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन इस पे मिलता है इरोडोव में तो मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, सेकंड। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो इसमें पहले एक फिगर है, वो बना लो, फिर मैं लैंग्वेज बोलता हूँ। ठीक है, ये हो गया। क्या ये कुछ इस तरीके से हिंज्ड है ऑन द ग्राउंड, तो ये फिक्स है। ठीक है, और यहाँ से ये ए, ये बी, थीटा, एल, और यहाँ पर एक बॉब है जिसका मास है एम। ठीक है, तो अब मैं लैंग्वेज दे रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो इसमें लिखा है रॉड ए बी, रॉड ए बी इज ऑफ लेंथ एल। तो रॉड ए बी की लेंथ भी एल है। ठीक है, यहाँ लिख दिया, विच इज रिजिडली फिक्स्ड
which is rigidly fixed to a vertical pole, to a vertical pole. ठीक है. A light string of length L, a light string of length L. तो अब ये स्ट्रिंग की बात हो रही है जो बी से बॉब स्मॉल एम वाले को कनेक्ट कर रही है उसकी. A light string of length L is attached to end B of the rod, is attached to end B of the rod. Free end of string is attached with a small mass M. Free end of string is attached with a small mass small m. Is attached with a small mass small m. Okay. Now the whole system starts rotating. Now the whole system starts rotating. About the vertical pole, about about the vertical pole with angular velocity, with angular velocity omega, then find L. Then find L क्या. ठीक है. तो बेसिकली इसमें ये कह रहा है कि अब इस पोल के अबाउट पूरा का पूरा सिस्टम कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करने लगा. इसमें से तुम्हारी ये जो ए बी रॉड है ये रिजिड रॉड है, ये इस तरीके से फिक्स्ड है. और ये एक स्ट्रिंग है जिस पर एक ये मास जो है जिसका सॉरी ये स्मॉल ऑब्जेक्ट या स्मॉल बॉडी जो भी कह सकते हो वो लगी हुई है जिसका मास है एम. ठीक है. ये बोला रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल विच इज रिजिडली फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोल, तो इसकी भी लेंथ एल है. rigidly fixed to a vertical pole. A light string of length L, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ भी L है, is attached to the end B of the rod. तो यहाँ से स्ट्रिंग अटैच्ड है. ओके. फ्री एंड ऑफ स्ट्रिंग इज अटैच्ड विद अ स्मॉल मास स्मॉल m, तो ये ठीक है, ये लिख दिया. नाउ द होल सिस्टम स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट द वर्टिकल पोल विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो इस पोल के अबाउट ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से ओमेगा से रोटेट करने लगा. तो ये भी दिख रहा है. ठीक है. देन फाइंड L क्या होगा. ठीक है. तो एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं बताता हूँ. चलो. तो चलो देखते हैं इसको. तो इस तरीके की ये पूरा वो हो गया. ठीक है. तो इसका अगर अब हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस मास m पर क्या क्या फोर्सेस होंगी. एक होगा इसका वेट, दूसरा होगा ये स्ट्रिंग का टेंशन. ऐसे दिखा देता हूँ. टेंशन. तो इस टेंशन के अब मैं वही फिर से कंपोनेंट लेता हूँ. मिनट. तो इधर आएगा तुम्हारा टी कॉस थीटा. ये वर्टिकल है यार, थोड़ा सा बनने में ऐसे हो गया. ठीक है. और ये आएगा तुम्हारा टी साइन थीटा. अब इक्वेशन दिखते हैं यार. तो वर्टिकल डायरेक्शन में तुम सीधे कह सकते हो कि टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा. तो लिख सकते हैं हम कि टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी. और टी साइन थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा तुम्हारा, या सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको मैं एम वी स्क्वायर बाई आर लिख सकता हूँ.
या इसको मैं सिंपली एम आर ओमेगा स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि अपने को वी नहीं दिया है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है, तो पूरा सिस्टम ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब बात ये है कि ये आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो आर की वैल्यू होगी इस एक्सिस से इस बॉब का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यही इस क्वेश्चन में कैच था बस, बाकी तो ये सिंपल है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का तो तुम्हें गिवन ही है एल, और ये वाला कितना होगा, क्योंकि ये एल है, तो ये एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, खुद देखो, क्योंकि इस एल के जब तुम कंपोनेंट लोगे, एक मिनट, इस एल के जब तुम कंपोनेंट लोगे तो ये होगा तुम्हारा एल कॉस थीटा, और ये आएगा तुम्हारा एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा जो है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, एल प्लस एल साइन थीटा। तो आर को मैं लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू एल प्लस एल साइन थीटा, हम लिखेंगे एल इंटू में वन प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, तो ये हो गई तुम्हारी इक्वेशंस। तो एक काम करते हैं ना, कि इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो अपने को मिलेगा tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा हो जाएगा तुम्हारा एम, आर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ एल इंटू वन प्लस साइन थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल आउट, ये बचेगा तुम्हारा एल ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू में वन प्लस साइन थीटा, ये आएगी तुम्हारी वैल्यू tan थीटा की। ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू सिंपली लिख दो यार, ये हो जाएगी जी tan थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू वन प्लस साइन थीटा। ये सारे अपने को नोन है, थीटा और ओमेगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा सिंपली, बस यही तुम्हें निकालना था। तो बस यही था इसमें, तो इस क्वेश्चन में कैच बस यही था कि अगर ओमेगा गिवन है, तो अपने को पहली बात वो फोर्सेस, तो तुम हर जगह कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन पे यही करना होता है, जैसे हमने डिराइव किया था ना, कि फोर्सेस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में वो किया, फिर उसके बाद ये इन दोनों को वर्टिकल में इक्वेट कर दिया और हॉरिजॉन्टल में नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर कर दिया। और यहाँ पर क्योंकि ये ओमेगा था, तो ये जो तुम्हारा आर होगा वो होगा एल प्लस एल साइन थीटा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो सारे ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है। जेई मेन में तो ये सब चीजें यार आती भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो जेई मेन स्पेसिफिक अगर तुम तैयारी कर रहे हो, तो यार अभी मैं एक चीज कहूंगा कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो ऐसा मत सोचो कि सारे चैप्टर बस जेई मेन स्पेसिफिक कर लेता हूँ अभी और एडवांस की तैयारी नहीं करता हूँ, फिर तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, और उस समय फिर परेशान होगे जब तुम्हारा फर्स्ट जेई मेन खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो इससे अच्छा अभी तुम्हारे पास सफिशियंट टाइम है एडवांस के लिए, तो उसके लिए तुम ये फॉलो करते रहो और इसके क्वेश्चंस करते रहो। इसके अलावा तुम्हें, जैसे मैंने बताया, इरोडोफ के तो मैं सारे प्रॉब्लम्स करा ही रहा हूँ, इसके अलावा तुम एडवांस्ड के पीवाईक्यूज भी अब बाय द वे मैं कराऊंगा, उस पर पूरी सीरीज में कराने वाला हूँ आफ्टर फर्स्ट जेई में, ठीक है, तो वो तो हो जाएंगे। उसके अलावा तुम्हें कोई भी एक एडवांस लेवल बुक जो भी तुम चाहते हो, सिंगेज या कुछ भी, उसके सिंगेज कर रहे हो तो केवल इलस्ट्रेशन वगैरह कर लो, बैक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज कर लो, इतना तुम्हारे पास टाइम है मेरे ख्याल से, अभी भी हो सकता है। नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी छोड़ो, केवल इलस्ट्रेशन कर लो, तो इतना मोर देन इनफ होगा अभी के लिए, एडवांस के लिए। तो स्टेप्स में चलते हैं, मतलब अभी तुम इलस्ट्रेशन करो, क्लास देखो, और इरोडोफ तो मैं करा ही रहा हूँ। उसके बाद तुम्हें टाइम मिला अगर बाद में रिवाइज करते वक्त आफ्टर फर्स्ट में, तो तुम वो कर लेना, एक्सरसाइजेस कर लेना बीच वाली जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस वगैरह है। बाकी केवल इलस्ट्रेशन ही मोर देन इनफ है, मैंने खुद यही किया था लास्ट क्लास में, तो ये कर सकते हो। और अभी यार जेई मेन सेंट्रिक मत हो जाओ कि मतलब जेई मेन के हिसाब से मैं सारे चैप्टर ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा यार। हो सकता है जेई मेन में भी उतने मार्क्स ना आए और फिर एडवांस में तो वेस्ट है वो, मतलब अगर तुमने ऐसा किया तो एडवांस के लिए तो जीरो प्रिपरेशन हो जाएगी, तो वो मत करो। जेई मेन स्पेसिफिक मैं वीडियो इस पे हर चैप्टर पर एक एक वीडियो बनाऊंगा, और उसमें हम केवल वही डिस्कस करेंगे जिसपे जेई मेन क्वेश्चन देता है, और वो एक वीडियो से तुम्हारा उस चैप्टर का ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे, 10% कुछ इधर उधर पूछ सकता है, और 90% भी बहुत होता है, मतलब 90% तो रिपीटेड ही आता है जेई मेन में, ऑलमोस्ट 100%। तीन चार कॉन्सेप्ट है ना, तुम देखोगे हर चैप्टर में कुछ चार पांच कॉन्सेप्ट होते हैं जिन पर जेई मेन रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, तो हम उन वीडियोस में उनको कवर करेंगे, ताकि तुम्हारी जेई मेन में एक 99 प्लस परसेंटाइल आ सकती है अगर तुम उसको अच्छे से करते हो तो जेई मेन का टेंशन अभी मत लो, अभी एडवांस के हिसाब से देखो, और उसके लिए फिर हम ये कर ही रहे हैं, तो ये सीरीज फॉलो करते रहो। और इसका मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि फर्स्ट जेई मेन के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसका पूरा शेड्यूल मेरे पास है, वो मैं एक दो दिन के अंदर चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा, तो तुम्हें उसके बाद सारे डाउट्स तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और जिस लेवल पे हम कर रहे हैं ना, वो काफी सही लेवल है, एडवांस लेवल प्रॉपर, ठीक है, कोई मजाक नहीं चल रहा है, मतलब जो है कि जेई मेन लेवल का बता दिया, तो ये प्रॉपर एडवांस लेवल के हिसाब से है, ताकि तुम्हारे एडवांस में अच्छे मार्क्स आए। मेन तो यार देखो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो वो तो कर ही लोगे, और उसके लिए हम अलग से सीरीज बनाएंगे जब जेई मेन पास आएगा, ठीक है।
मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर, पूरा दिसंबर और वही आधा जनवरी। तो उसमें हम पूरा फिजिक्स कवर करेंगे। जेई मेन का पर चैप्टर एक वीडियो आएगी, ठीक है, और उसमें सारी चीजें होंगी। और पीवाईक्यूज तो ऐसा है कि जेई मेन के 1-1 मिनट के हैं, ठीक है। तो वो 1 मिनट वाली सीरीज मेरी अभी थोड़ी दिन से बंद हो गई थी, फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 1 मिनट वाली सीरीज है, फिर तुम उसके पीवाईक्यूज देख लेना। मैं एक बार तुम्हें वो वीडियो बना के दिखाऊंगा, कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम पीवाईक्यूज फिर तुम्हारे उस 1 मिनट से कवर हो जाएंगे। तो उतना सफिशियंट होगा मेन के लिए। तो अभी मेन के लिए टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, एडवांस के हिसाब से ही चलो और ये सीरीज प्रॉपर फॉलो करते रहो। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए बी। ठीक है, अभी फिगर बना लो फिर समझ में आएगा। से यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा यही कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके। ओके, तो इसको मैंने बोल दिया S1 जिसकी लेंथ है L। ये है S2, मतलब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2, और इसकी लेंथ भी है L, और ये रेडियस R, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया O, ठीक है। तो इसे बोल रहा है कि ये टोटल फिगर हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ। अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स of equal length. Two ends of string are fixed. Two ends of strings are fixed at 2 points A and B. ठीक है, at 2 points A and B of a vertical pole. Distance between A and B is 2 meter. Distance between A and B is 2 meter. ठीक है. The particle is made to describe a horizontal circle as shown in figure. बेसिकली है कोनिकल पेंडुलम टाइप की चीज, बट इसमें अब की बार ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स है A और B, है ना। और इन पॉइंट्स से फिर दो स्ट्रिंग्स गई हैं जो कि दोनों की लेंथ L है, ठीक है। और वो दोनों स्ट्रिंग से तुम्हारा जो मास है वो कनेक्टेड है, ठीक है। और इस तरीके से सर्कुलर मोशन ये कर रहा है, ठीक है भाई। एज शोन फिगर विथ बोथ स्ट्रिंग्स डॉट, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक टेंशनलेस स्ट्रिंग है, ठीक है। देन अब इसमें दो पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो तुमसे बोल रहा है वो है द रेशियो ऑफ टेंशंस, द रेशियो ऑफ टेंशंस इन स्ट्रिंग्स, इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में टेंशन की रेशियो बतानी है। बेसिकली T1/T2, है ना। इफ ओमेगा
यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है या फिर तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है तुम्हारी 2√10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच टेंशन इन लोअर स्ट्रिंग विल बी जीरो। तो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाए उसके लिए क्या ओमेगा होना चाहिए। तो ये है पूरा क्वेश्चन। तो एक बार तुम पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। तो चलो डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है। तो यही है कि ये बेसिकली क्वेश्चन में बोल के रहा है, पार्टिकल इज अटैच टू टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल है, फिक्स्ड एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, वो भी दिख रहा है। ऑफ अ वर्टिकल पोल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2 मीटर्स। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर्स दिया हुआ है। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन है। द पार्टिकल इज मेड टू डिस्क्राइब अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एज शोन इन फिगर। ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि दोनों स्ट्रिंग्स डॉट भी है इसके अलावा, तो रेशियो ऑफ टेंशन पूछ रहा है अगर ओमेगा की वैल्यू ये। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, तो एफबीडी बनाते हैं भाई, कुछ नहीं समझ में आता तो इसका अगर एफबीडी में क्वेश्चन में बना देना तो अलग से फिगर बना लेना। तो एक इस पर इसका वेट लग रहा होगा mg। ठीक है भाई। और एक ये लग रहा होगा इस वाले स्ट्रिंग का टेंशन T1, और अब एक फोर्स और है क्योंकि यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग भी है, तो ये हो गया तुम्हारा T2। तो ये केवल तीन फोर्सेस इसमें हो। और इस एंगल को सपोज अभी मैंने के मान लिया है थीटा। ठीक है, अपने आप से मान लिया है, ये केवल नहीं था। ठीक है। तो अब जरा इन T1 T2 को रिजोल्व कर लेते हैं। तो T1 का एक कंपोनेंट आएगा इधर, T1 cos थीटा, और एक इधर आएगा T1 sin ऑफ थीटा। T2 को रिजोल्व करोगे तो एक इधर आएगा कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे T1 सॉरी T2 cos थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा है। और एक इधर आएगा T2 sin ऑफ थीटा। अब इक्वेशन देखते हैं। पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वल कर दो, वही हर जगह वही करना है यार। तो हम लिख सकते हैं कि T1 cos थीटा इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन होगी। हॉरिजॉन्टल में क्या है, T1 sin थीटा और T2 sin थीटा दोनों ऐड ऑन होकर के नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर यूज करते हैं क्योंकि ओमेगा गिवन है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा, क्योंकि हमने खुद माना है तो हम उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और T1 और T2 का तो रेशियो ही पूछा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, साइन थीटा कॉमन लेने पे मैं अंदर लिख सकता हूँ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, ठीक है। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ T1 cos थीटा, ये एक इक्वेशन है जिसका अपने को यूज पड़ेगा, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, माइनस T2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ पे मैं cos थीटा कॉमन लेता हूँ। ठीक है, अंदर लिखता हूँ T1 माइनस T2 इज इक्वल टू mg। ये एक इक्वेशन है जिसका अपने को यूज आएगा। तो यहाँ से हमें काम करते हैं 1/2 कर लेते हैं। 1/2, ये क्यों, ताकि tan थीटा और ये m कैंसिल आउट हो जाए इस तरीके से। हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू में T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई m और m कैंसिल आउट। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब tan थीटा की वैल्यू लिखते हैं, है ना। क्या हम फिगर से tan थीटा लिख सकते हैं?
ध्यान से देखो, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये टोटल ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये 2 मीटर है, और ये आर है, ये एल है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ट्राइंगल देखूं, तो क्या ये तुम्हें सिमिलर ट्राइंगल नहीं दिख रहा है ही है, क्योंकि तुम देख सकते हो ये थीटा, ये एल, ये दो साइड और साइड तो सेम ही है, एल और आर, एल और आर, तो ये साइड भी सिमिलर ही होगी, ठीक है। तो इसको मैं अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे देख लो, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल है ना। तो ये भी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये भी अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि हम मैं यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ कि हमारा जो एओ है वो बीओ के बराबर है, मतलब ये वाला लेंथ ये वाला लेंथ के बराबर है। और अगर ए बी टोटल 2 है, तो एओ और बीओ दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ सिंपली। तो इसी को अब हम यूज करेंगे। तो अब मैं यहाँ से अगर tan थीटा लिखूं इससे, तो क्या वो r/1 नहीं हो जाएगा, r/ao, यानी कि r/ao, यानी कि r/1। तो tan थीटा इक्वल टू आर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंपली। तो tan थीटा की जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया r, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू आर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आर। तो आर से आर काट दो, यहाँ से कर सकता हूँ T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब रेशियो पूछा है अपने से, T1/T2 पूछा है, जो जैसे हमने आज के पहले क्वेश्चन में किया था, वही करते हैं कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे T1 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2 माइनस T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस जी, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा T1 प्लस T2 प्लस T1 माइनस T2, यानी कि 2T1 अपॉन नीचे बनेगा 2T2, ये गया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस जी। अब ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास 2√10, तो T1/T2 की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ से। तो 2√10 का स्क्वायर, यानी कि 2√10 का स्क्वायर प्लस जी को हमने 10 ले लिया, अपॉन 2√10 का स्क्वायर माइनस 10 ले लिया। तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा तुम्हारे पास 440 प्लस 10 अपॉन नीचे आएगा 40 माइनस 10, यानी कि 50/30, जीरो जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से आ जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू 5/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आओ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग विल बी जीरो। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करें, तो हम ये वाला सीधे सीधे रिलेशन उठाते हैं, T1 प्लस T2, ये वाला, अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ पे मैं सीधे लिखता हूँ ये वाली चीज, T1 प्लस T2 अपॉन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो T2 जीरो हो गए, क्योंकि T2 हमने जीरो बोल दिया, लोअर स्ट्रिंग में जीरो। अच्छा, इसमें एक चीज और थी, मैं शायद मिस कर रहा हूँ। हाँ ठीक तो है, सही है, सही है, ठीक है। तो इधर बचेगा T1/T1, इसको मैं बोल दूंगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी। तो ओमेगा तुम्हारा हो जाएगा रूट जी, यानी कि √10 मीटर पर, सॉरी रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगा तुम्हारा सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है, बस इतना सिंपल था ये। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी फिगर है, पहले फिगर बना लेते हैं। इस तरीके की कुछ ट्यूब टाइप की चीज है, ओके, ये हो गया। अच्छा, ये बेसिकली स्ट्रेट है, ब्लॉक जिसका मास है m, ठीक है। ये बेसिकली थोड़ा सा मैंने दूर करके बनाया, बट ये इससे सेट के इस तरीके से है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ से घूम गई है।
ठीक है। तो ये बेसिकली इसे सट के घूमेगी, बट विजुलाइज करने के लिए ये बेटर है, तो मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर है एक तुम्हारा ए पर मास एम का बॉल। ठीक है। अब ये है आर, और इस आर रेडियस के सर्कल में ये इस तरीके से घूम रहा है इसी प्लेन में। ठीक है। थोड़ा सा खराब बन गया फिगर, को फिर से बना देता हूँ। ठीक है, तो समझ जाना यार, फिगर नहीं बन पा रहा है बहुत अच्छा। आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दे चुका हूँ मैं यहाँ पे। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। ये लेंथ एल है, ठीक है, ये वाली। तो बेसिकली ये ठीक है, जो स्लैंट वाली लेंथ। ठीक है, ये है। तो लैंग्वेज दिखाता हूँ। तो मतलब लैंग्वेज लिखता हूँ तो फिर उससे तुम्हें और आइडिया होगा। ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी मिर्ची बन गई, बट वो स्ट्रेट है, ठीक है, वर्टिकल। तो लैंग्वेज लिखते हैं। ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल एम, ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल m and a small particle A of mass small m and a small particle A of mass small m are connected in to the ends, are connected to the ends of a light string, ठीक है, which यार एक मिनट, which ठीक है, light string which passes through a fixed smooth narrow vertical tube, passes through a fixed smooth narrow vertical tube, narrow vertical tube। अच्छा, ये फिक्स स्मूथ क्यों बोला है? ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इसका यहाँ वॉल से भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और जब ये यहाँ से इस तरीके से बिल्कुल सट के घूमेगा, तो हमने ऊपर करके दिखाया तो इस पॉइंट पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए फिक्स स्मूथ पहले ही बोल दिया। फिक्स स्मूथ सॉरी, फिक्स स्मूथ नैरो वर्टिकल ट्यूब, द पार्टिकल इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो ये फिर से उसी टाइप का जैसा पिछले क्वेश्चन में हम देखते आ रहे हैं। द पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल अराउंड द ट्यूब एंड ब्लॉक बी रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग मोशन। ये इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है। ब्लॉक बी रिमेन स्टेशनरी ड्यूरिंग मोशन, मतलब ये मूव नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा ये तुम्हें देखना है। स्टेशनरी ड्यूरिंग मोशन, तो लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में ज्यादातर यही है यार, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको बस अप्लाई करते जाओ, और एमपीटी वगैरह बनाते जाओ और चीजों को देखते जाओ। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत हैं, वो सब हमने डिस्कस कर ही लिए। ठीक है। और ड्यूरिंग मोशन हर टाइप की प्रॉब्लम्स में यही है। अब ये पेंडुलम चल रहा है, इसमें भी वही है, ऑफ द पार्टिकल। अच्छा चैप्टर है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब, ये एकदम क्लियरली दे रहा है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब, मतलब बेसिकली इसी पार्ट की लेंथ, ये वाली, इसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है, केवल ये वाली लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब इज एल, जो कि गिवन भी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन? व्हाट इज
फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, या तुम कह सकते हो रेडियल, वो भी कह सकते हो, ठीक है, सेम ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है बेसिकली, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी, इस बात पे ध्यान रखो। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन, तो एक बार तुम इसको अपने आप से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज के लिए, फिर इसके बाद हमारा कोनिकल पेंडुलम खत्म हो जाएगा। फिर इसमें लॉज ऑफ मोशन है, मेरे ख्याल से एक लेक्चर या मैक्सिमम दो लेक्चर और लगेंगे, बट हमने एक आध ज़्यादा दे रखा है, हमने अभी तीन सोचे हैं, बट मैक्सिमम दो लगेंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला पार्ट करना है, वो बहुत छोटा सा है, और बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स वाला पार्ट करना है, ठीक है, बाकी हमारा सारा हो चुका है। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें यही है, सिचुएशन को समझना है पहले। ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल एम, तो इसका भी मास स्मॉल एम है, और एक ये ब्लॉक ए ऑफ मास स्मॉल एम, दोनों मतलब स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम, ये कनेक्टेड है लाइट स्ट्रिंग से, तो ये स्ट्रिंग एकदम लाइट आइडियल स्ट्रिंग है, ठीक है, विच पासेस थ्रू अ फिक्स स्मूथ, ये यहाँ साफ साफ लिखा है फिक्स स्मूथ नैरो वर्टिकल ट्यूब, यानी कि यहाँ पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, इनकी वॉल पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। द पार्टिकल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल अराउंड द ट्यूब, इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कोनिकल पेंडुलम तुम्हारा कर रहा था, ठीक है, horizontal circle around the tube, and block B remains stationary during the motion of the particle, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ब्लॉक बी हमेशा रेस्ट पर है, ठीक है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन ए एंड टॉप ऑफ ट्यूब इज एल, तो ये लेंथ एल है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब तुमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या है, तो पहले एफबीडी बनाएंगे, फिर वही हमेशा की तरह। तो इसका अगर हम बनाते हैं, तो एक इसका ये हो गया वेट, एंड दिस इज योर टेंशन, फिर वही टेंशन के कंपोनेंट्स दे लेता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा टी कॉस थीटा, ये थीटा हमने खुद माना है, ठीक है, तो थीटा हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, और ये हो गया तुम्हारा टी साइन, ठीक है। स्मॉल एम की एफबीडी पर आते हैं, इस पर इसका एक वेट है, और जो टेंशन यहाँ थी, क्योंकि एक लाइट स्ट्रिंग है, तो ये टेंशन यहाँ पर भी होगी, ये हो गया एक और टेंशन, बस। अब इंफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो पहले बी ब्लॉक को निपटाते हैं भाई, तो इसमें बोल रहा है कि ब्लॉक बी रिमेन स्टेशनरी, यानी कि टी इक्वल टू एम जी, मैं सिंपली लिख सकता हूँ, तो इसमें फोर्सेस बैलेंस करती हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन, यहीं पे काम खत्म। अब यहाँ पर तुम एक चीज और लिख सकते हो कि टी कॉस थीटा जो वो भी तुम्हारा एम जी के बराबर है ना, इससे, और टी साइन थीटा जो है वो है तुम्हारा एम एल ओमेगा स्क्वायर, सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो रेडियस है, ये एल साइन थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि एल इसका साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो आर को मैं एल साइन थीटा लिख सकता हूँ, ये तो कई बार कर चुके हैं आप, है ना, यहाँ से लिख सकता हूँ मैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर, साइन थीटा चला गया, तो याद रख सकता हूँ टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो एक ये हो गया, और एक अपने पास है टी इक्वल टू एम जी, तो इन दोनों को इक्वेट कर दूं, तो मैं यहाँ सॉरी टी इक्वल टू एम जी और टी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम जी इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, तुम्हारा टी सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया, एम से एम काटो, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी बाई एल आ जाएगा, तो ओमेगा तुम्हारा आ जाएगा रूट ओवर जी बाई एल, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टू पाई बाई ओमेगा, तो ये अगर तुम्हें नहीं पता हो, तो अभी तुम इतना समझ लो, बाकी हम इसको डिस्कस करेंगे, बाकी ये पता होगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो ओमेगा जो होता है वो तुम्हारा आता है टू पाई एफ, यहीं से तुम्हारा आता है फ्रीक्वेंसी को टू पाई बाय ओमेगा, तुमसे ओमेगा नहीं पूछा है, एफ पूछा है, तो एफ की वैल्यू जाएगी टू पाई बाय रूट ओवर जी बाय एल, है, सॉरी एक गलती हो गई, फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन टू पाई एफ, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू पाई एफ होता है ना, सॉरी माई मिस्टेक, तो ये इससे आया है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हो जाएगी रूट ओवर जी बाय एल अपॉन टू पाई, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है यार, तो तुमने सारे क्वेश्चन में देखा होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आज, सब में यही करना है, एक तो तुम वो फॉर्मूला याद रखना, टू पाई रूट ओवर एल कॉस थीटा बाई जी सिंपल पेंडुलर, और कैसे डेरिवेशन किया वो याद रखना, और उसी डेरिवेशन के तरीके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कि बेसिकली फोर्सेस को रिजॉल्व करना है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में,
और ये जो हॉरिजॉन्टल वाली है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और वर्टिकल तुम एक दूसरे से इक्वेट कर दो। अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है, बाकी और कुछ भी दे दे। अब जैसे यहाँ पे ब्लॉक जोड़ दिया, पिछले वाले में दो स्ट्रिंग थी, या कुछ भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम इस तरह का अब हर क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे ख्याल से आप कोनिकल पेंडुलम में तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आई होप तुम्हें आज इतना समझाया अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल देना कि किस पॉइंट पर तुम्हें ये डाउट आया था। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा है तो डॉट डन कमेंट करके जाना, ताकि मेरे को पता चल सके कि कितने लोग एंड तक वीडियो देख रहे हैं। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।